हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले टर्म केमिकल बॉन्ड को डिफाइन। केमिकल बॉन्ड बेटा क्या होता है केमिकल बॉन्ड? आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स is called chemical bond। ओके बेटा? यस सर। अब आप लोग इस केमिकल बॉन्ड को मेजर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रू केमिकल बॉन्ड्स, और एक होते हैं स्यूडो केमिकल बॉन्ड्स। ये जो ट्रू केमिकल बॉन्ड्स और स्यूडो केमिकल बॉन्ड्स हम कैसे पहचाने, इसके लिए आप लोग ये देखो कि अगर केमिकल बॉन्ड रिजल्ट्स इन अ मॉलिक्यूल, अगर केमिकल बॉन्ड की वजह से, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स की वजह से एक मॉलिक्यूल बन जाए, उसका रिजल्ट क्या हो? एक मॉलिक्यूल बन जाए, तो हम उसे बोलते हैं ट्रू केमिकल बॉन्ड। जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन होके H2O मॉलिक्यूल बन गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक ट्रू केमिकल बॉन्ड्स है। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। और स्यूडो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? स्यूडो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है कि ये इसमें मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, बल्कि इसमें मॉलिक्यूल्स के जो सबसे पास वाले एटम्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा। तो दिस डज नॉट रिजल्ट इन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल तो नहीं बनाता, बट लेकिन ये जरूर है कि इट इज अट्रैक्शन बिटवीन क्लोजेस्ट एटम्स ऑफ नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स। जो सबसे पास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो सबसे नजदीक वाले एटम्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का ये है कि जैसे एक H2O मॉलिक्यूल है, ये भी एक H2O मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के पास वाले जो एटम्स होंगे उनके बीच का अट्रैक्शन है। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं बनता है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं जो एक दूसरे के पास है उनके बीच का अट्रैक्शन। यहाँ पर अगर हम इसको और आगे बढ़ाए इस बात को, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको आप लोग एक और तरीके से याद रख सकते हो, और वो है
कि ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स है। ये कैसे बॉन्ड्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इसमें इस अट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ओके बेटा? हो Yes, sir. वेरी गुड। जबकि ये जो बॉन्ड्स हैं, आप इनको में सीधो कहा है, इन बॉन्ड्स को हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स बोल सकते हैं। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स। क्योंकि इन अट्रैक्शंस के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या लॉस या गेन, ऐसा कुछ भी होता है तो वो ट्रू केमिकल बॉन्ड से, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के केस में तो वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है। ओके बेटा जी? यस सर। इसके अलावा हम इन्हें एक नाम और दे सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से जब एटम्स में अट्रैक्शन हो और मॉलिक्यूल बने, तो उस समय उन एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम इन्हें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। और ज्यादातर बुक्स में यही नामों से इनको बुलाया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, और इनको बुलाया जाता है वीक केमिकल बॉन्ड्स या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके बेटा जी? Yes, sir. फिर हमने इन बॉन्ड्स को और आगे क्लासिफाई किया और आगे फर्दर डिवाइड किया इनको। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी कई तरीके से कर सकते हैं। इसलिए उन इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के बेसिस पर हमने इन केमिकल बॉन्ड्स को, ट्रू केमिकल बॉन्ड्स को, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे हैं आयनिक, या हम इनको एक नाम और देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, बॉन्ड। थर्ड कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, या इसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। और फोर्थ कैटेगरी है मेटेलिक बॉन्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड्स हैं वो 4 तरह के हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं उस तरीके के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर वीक केमिकल बॉन्ड्स की, तो इनको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये डिवाइड किया गया है इस अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ के बेसिस पर। यहाँ किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था बेटा? ये कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फोर्स जनरेट कर रहे हैं अट्रैक्शन का, वो तरीका। और यहाँ पे कैसे हमने डिवाइड किया है? यहाँ पर हमने किया है कि वो अट्रैक्शन जो वीक है उस वो कितना है, उसकी स्ट्रेंथ। तो इन वीक फोर्सेस में भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वीक में भी 2 पार्ट है, एक ज्यादा वीक और एक कम वीक। कम वीक मींस जो थोड़ा स्ट्रांग है, उनको हमने नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम दिया है बेटा? Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको सिंबल में H बॉन्ड भी बोल देते हैं शॉर्ट में। और दूसरे इसमें दिए गए टाइप कैटेगरी, उसको नाम दिया गया, उसको बॉन्ड नाम यूज नहीं करते, बॉन्ड टर्म यूज नहीं करते उसके लिए, उनको हम बोल देते हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके बेटा जी? तो अभी हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड
क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। ये पिक्चर क्लियर होगी बेटा? यस सर। वेरी गुड। लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं, और ये क्वेश्चन मैं स्पेशली राइज कर रहा हूं टू केमिकल बॉन्ड्स के लिए, मतलब इन इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, मतलब ये केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। मेरा मतलब कहने का इस टर्म का है कि टू केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, या मॉलिक्यूल क्यों बनता है, या एटम्स मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, या एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या शेयरिंग क्यों करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब ऐसा करने की जरूरत क्या है, लोड क्या है ऐसा करने का। ये एटम्स अलग अलग थे, अलग अलग बने रहे, जैसे इनर्ट गैस के भी तो अलग रहते हैं ना, कोई किसी एटम से जुड़ता नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं होता, आखिर ऐसा ये क्यों करते हैं। जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया तो इसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश की, और उनमें से जो कुछ अच्छी कोशिशें हम उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके बेटा? हो यस सर। वेरी गुड। तो कुछ अच्छी कोशिशें हम यहाँ पर करेंगे। डेटे बॉन्ड की स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर ये DA, कई बार ये स्क्रीन पर मार्कर फिसलता रहता है। चलो खैर, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि बॉन्ड बनते क्यों हैं, और हम इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसके जवाब के लिए जो सबसे सफल प्रयास थे, सक्सेसफुल जो एफर्ट किए गए थे, उनमें से हम कुछ एक दो एफर्ट्स को यहाँ पढ़ते हैं, वजह को पढ़ते हैं। तो इसको इरेज कर दूं। वेरी गुड। तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन क्या हमारे दिमाग में है? दिमाग में ये क्वेश्चन है कि एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, या क्वेश्चन ये आ जाए कि एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल। ये तो हम जानते हैं ऐसा होता है, पर क्वेश्चन है आपके सामने व्हाई, क्यों। तो हम इस जवाब को देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो जवाब है, इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि इसको समझाने के लिए दो तरह से हम मेजर जो जितनी भी आपकी थ्योरी सामने आई, उनमें दो चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन किया गया बाय दो थियरी है। नंबर वन, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। और दूसरा जो तरीका है इससे हम समझा सकते हैं, दूसरी थ्योरी को समझाने की, वो है टू अटेन मिनिमम एनर्जी लेवल। कुछ लोगों ने मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं समझाने के लिए एक थ्योरी दी, इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं। बाद में कुछ लोगों ने इस थ्योरी को अपने से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने एक और थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि एटम्स आपस में एक मिनिमम एनर्जी लेवल अटेन करने की कोशिश करते हैं, और उसका रिजल्ट है उस कोशिश का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन।
दैट इज केमिकल बॉन्ड का बनना। ये तो हो गया इसका जवाब, कि वो जवाब इन थ्योरीज में छुपा हुआ है, तो इसीलिए मुझे इन थ्योरीज को अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना बेटा? यस। वेरी गुड। तो इनमें सबसे पहली थ्योरी को हम यहाँ पे हेडिंग डाल करके लिखेंगे अब, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की, इस थ्योरी को सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डेवलप किया। आप इसमें लिख सकते हो पहले तो, इट इज डेवलप्ड बाय कॉसेल एंड लुइस। आप इन्हें लुइस कॉसेल भी बोल सकते हो, लुइस कॉसेल थ्योरी भी कह सकते हो इस थ्योरी को। ये थ्योरी उन्होंने 1916 में दी थी, बट आपको ईयर से कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पे, तो आप अभी ये देखो किसने दी। इन्होंने क्या कहा इस थ्योरी में, अब वो देखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या कहा बेटा इस थ्योरी में, क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ईच एटम tries to complete या tries to attain nearest inert gas configuration, जो उसके सबसे पास वाली इनर्ट गैस है उस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करता है। अब बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस। वेरी गुड। और इनर्ट गैसेस में मोस्टली एक हीलियम को छोड़ दो, तो मोस्टली इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई बताएगा बेटा? इनर्ट गैसेस 8। वेरी गुड। तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में जनरली ये कह सकते हैं, दैट इज जनरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हीलियम जैसे जो उसके हीलियम के पास वाले एटम्स है वो हीलियम जैसा, दैट इज आउटर मोस्ट में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कुछ एलिमेंट है उसके पास है 2 3 4, मैक्सिमम क्या करते हैं बेटा? बाकी इनर्ट गैस जैसा, और वो सब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जनरली वर्ड यूज किया है, 100% नहीं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम के लिए बात कर रहा हूँ। दैट इज जनरली एटम्स tries to have 8 electrons in their valence shell। वे अपने वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं बाय गेन और लॉस और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। मैंने अदर एटम कहा है, मतलब दूसरा एटम है, वो दूसरा एटम सेम एलिमेंट का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है। तो वे दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देके या उससे लेकर या उसके साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करते हैं। और इस 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश का मतलब है कि वे अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। इसको ऑक्टेट बोल देते हैं फिर हम। ओके बेटा, दैट यस इज सर। सर। तीसरी लैंग्वेज इसकी, दैट इज एटम्स
try to have octet. Any problem बेटा? No, sir. ये रहा इस थ्योरी का पॉइंट। इस वजह से इस थ्योरी को एक नाम और दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट रूल। क्या नाम दिया गया बेटा इसको? octet rule. और आपने इस ऑक्टेट रूल के नाम से अपने प्रीवियस क्लासेस में इस चीज को पढ़ा था, है ना बेटा? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि ये जो ऑक्टेट रूल तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश में इलेक्ट्रॉन लेने से, देने से या शेयरिंग से जो अट्रैक्शन उनके बीच में क्रिएट होगा उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। ये तो अब क्लियर हो गया। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगम्यूर। इन्होंने 3 साल बाद ही थोड़ा सा इसमें करेक्शन किया और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेजर फैक्टर माना और उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें इसमें बताई। ओके बेटा? हो तो आप इसमें इस पॉइंट को थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो। चलो मैं ईयर लिख देता हूं, वैसे खास जरूरत नहीं थी। ये थ्योरी डेवलप की थी लुइस कॉसेल ने 1916 में। उसके बाद में 1919 में लैंगम्यूर मॉडिफाइड लुइस थियरी। जो लुइस कॉसेल थियरी थी, इस थियरी को मॉडिफाई किया एंड यूज्ड टर्म केमिकल बॉन्ड। एंड सॉरी, केमिकल बॉन्ड भी नहीं, उन्होंने स्पेशली जो टर्म यूज किया था वो किया था कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। आपसे पूछ ले कोवलेंट बॉन्ड टर्म सबसे पहले किसने यूज किया, तो आप बता दोगे लैंगम्यूर ने यूज किया। और इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया? इन्होंने कहा कि साहब मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बैलेंस ऑर्बिट के जो शेयरिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको हम लोग आपका शो भी कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे नाम भी दिए कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वे इलेक्ट्रॉन्स जो जिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है एटम्स को बीच में, वे दोनों एटम के बीच में आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा इस थ्योरी में? इन्होंने अपने मॉडिफिकेशन में कहा, वो आप ध्यान से देखोगे, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स remains between both atoms। जो एटम शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उन दोनों एटम्स के बीच में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? Between both atoms. वेरी गुड। और इन्होंने एक बात और कही कि अगर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 2 हैं। अब कितने हैं? 2. वेरी गुड। तो यहाँ पर ये बात इन्होंने और कही कि अगर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वालों का, तो उस केस में इसको इन्होंने नाम दिया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया? और इसको एक Single सिंगल covalent लाइन bond. से, हाँ, और इसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया।
इन्होंने कहा कि अगर 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं दो एटम के बीच में, मतलब 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इसको उन्होंने नाम दिया डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया? डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको यहाँ पर इन्होंने 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने कहा कि अगर 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दो एटम्स के बीच, दैट इज 3 पेयर हैं, तो इसको इन्होंने कहा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और या केवल ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवलेंट टर्म को हम थोड़ा सा बोलने में रिमूव भी कर सकते हैं, और इनको डायरेक्ट बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके बेटा जी, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. इन No, sir. इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, कैसे शेयरिंग होती है, कैसे बॉन्ड बनता है या एक्सचेंज को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के जो होते हैं उसके चारों तरफ शो कर देते हैं डॉट के द्वारा। किससे शो करते हैं हम? डॉट्स के थ्रू। ठीक है बेटा, और ये याद रहे, अभी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हैं जो आप लोग ड्रॉप मत करना अभी क्लास कोई भी, क्योंकि अभी ये 9-10 की छोटी प्रीवियस क्लासेस की बातें मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इनसे ही आगे केमिकल बॉन्डिंग का बेस बनेगा। तो अगर ये मिस हो जाएगा तो आगे फिर समझ में नहीं आएगा आपके, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा हो, तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के शेयर्ड या एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के द्वारा, तो एक जो स्ट्रक्चर बन के आता है मॉलिक्यूल का उसको हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ये लुईस ने ही कोशिश की बनाया और लैंगम्यूर ने इसको मॉडिफाई किया थोड़ा सा, तो हम इसको इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हम इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कुछ 2-4 एग्जांपल लेके पढ़ लेते हैं। ओके बेटा हो, यस सर। चलो तो मैं इस पेज को इरेज कर दूं। सर बस 1 मिनट। डन सर। वेरी गुड। तो बेटाओ, जब हम ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप देखें ध्यान से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपसे ये नहीं पूछा कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, ये तो आपसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनवाएगा बस। तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो इस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको ये ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको शो करने हैं बाय डॉट, एक डॉट से केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि आप हर एटम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो उसके सबसे पास वाली इनर्ट गैस है उस जैसा करने की, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कोशिश करोगे करने की, वो भी उसके बैलेंस ऑर्बिट में। इनर्ट गैस के बैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने करने की वो कोशिश करेगा। ओके बेटा, उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं शेयरिंग में। ऐसा नहीं कि आप अपने कुछ भी ले लो, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि जो भी एटम मॉलिक्यूल में आ रहा है तो वो कम से कम एक, ईच एटम शेयर एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो वो मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं बनेगा। ओके बेटा वो, यस Yes. अगर अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट किया है आपने, मतलब लॉस किया है उसने इलेक्ट्रॉन,
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे उस एटम के ऊपर, 1 2 3 जो भी है। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही उस पर आप नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, अब हम बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। 1 2 एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपनी एनसीईआरटी से कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन सभी एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करोगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये स्टडी आपको करनी है अच्छे से। कई आपके क्वेश्चन दिए, सॉल्व एग्जांपल दिए, कई प्रॉब्लम्स दी हुई है, और इसके अलावा कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, वो आप पूरी थ्योरी में से ढूंढ के निकालोगे। आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप लोगों को उसमें ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि हम कैसे बनाते हैं। ये कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, कंडीशंस नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको तो एक कंडीशंस याद रखनी है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, आप जल्दी से एग्जांपल देख लो, और ये सेशन एंड होने के बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके आगे ऑक्टेट रूल को आगे बढ़ाएंगे, और ये स्ट्रक्चर यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो इसको, और साथ साथ लिखते रहना, और सेम लिंक पे वापस आना है बेटा आपको, ठीक है ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं यहाँ से लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सिर्फ हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, और वो एग्जांपल्स में पहला ले रहा हूँ Cl2 मॉलिक्यूल। इसको मैं कैसे बनाऊंगा स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए। Cl2 मॉलिक्यूल का मतलब 2 क्लोरीन एटम आपस में पास पास आए हैं, तो ये क्या करेंगे, देखो ध्यान से बेटाओ। मैंने यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स बनाए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। पहला रूल क्या कहता है कि बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो करो। तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं ना बेटा क्लोरीन में। Yes, sir. तो क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, क्योंकि इसकी नियरेस्ट गैस आर्गन है तो उसमें 8 होती है, तो इसको भी 8 करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अब इसमें कौन देगा, अगर ये देगा तो 6 रह जाएंगे, दूसरे वाले पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कंप्लीट कोई ट्रांसफर नहीं करेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, और वो शेयर जो इलेक्ट्रॉन की है वो दोनों एटम्स के बीच में रहेंगे। और इसे शो करने के लिए मैं इससे शो कर सकता हूं कि ये आपके एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें बीच में जो आ रहे हैं ये दोनों क्या है, इट इज द पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा ये Shared शेयर्ड electron. शेयर जो शेयरिंग में आए हैं उन इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक ही पेयर हो तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तब डॉट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आपको यहाँ पे दिमाग चला के चलना होता है। अब देखिए, अब दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिया H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के बैलेंस ऑर्बिट में मैं अब बना लूं ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 8 अपने नियॉन जैसा, इसके पास वाली गैस इनर्ट नियॉन है उसके 8 होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 2 और चाहिए। और हाइड्रोजन की जो पास वाली गैस है वो हीलियम है, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। ऐसा करने से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे 2 हो जाएंगे, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे। जैसे यहाँ क्लोरीन के इसके भी 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, अब इसके भी 8 हो गए। ओके बेटा? Yes, sir. ऐसे यहाँ हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस तरह से हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, वो सॉरी आपका एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा। और ऑक्सीजन के भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होने हैं, तो ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम जैसा, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक पेयर है, इसलिए एक बॉन्ड बनाओगे आप। दूसरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फिर एक पेयर है, दैट इज एक बॉन्ड बनाओगे। तो ये इस पे ये क्या हो गया? ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, बट ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो Yes, sir. इस तरह से हिट एंड ट्रायल से आपको सारे स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, बट यू हैव टू ट्राई कि ये पॉइंट्स कि आपके ऑक्टेट कंप्लीट रहे, कितने इलेक्ट्रॉन लेने देने हैं, हर एटम काम में आ जाए, ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और वो लेता हूं मैं थर्ड और लास्ट एग्जांपल लूंगा मैं। जैसे मैंने कहा कि आपको NO3 माइनस नाइट्रेट आयन जो है, इसका आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है कि ये तीनों एटम कैसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत आसान सी बात है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 ये बना लिया आपने। आप इनके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इनके इलेक्ट्रॉन्स हम बना देते हैं। ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब इसमें नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 5 5. इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप ध्यान देगा, मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ऑक्सीजन के साथ में इसके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करूंगा, शेयरिंग में लेके आऊंगा। तो ऐसा करने से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 4 शेयरिंग में आ गए। इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो, और इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन वो भी शेयरिंग में आ गया। यहाँ पर 3 काम में आ चुके।